जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वैसे आपने बहुत बार ये सुना होगा, बहुत बार हमारे समाज में या फिर हमारे घर में एक ऐसी कंडीशन आती ही है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, कोई भी एक संपत्ति है, आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी को खरीदने का सबसे पहला अधिकार किसे होता है, यानी कि उस प्रॉपर्टी को सबसे पहले कौन खरीदेगा, इसका राइट किसके पास है। उस प्रॉपर्टी को कोई भी क्या खरीद सकता है या फिर एक नियम के आधार पर पहले किसे अधिकार जाता है कि वो प्रॉपर्टी किसे देनी चाहिए या किसे वो प्रॉपर्टी जाएगी। सो गाइस, आखिर ये राइट क्या होता है और इस राइट को जैसे प्रीएम्पशन और पहले खरीदने का अधिकार या प्रेफरेंशियल राइट भी कहा जाता है। आखिर ये अधिकार आता कहाँ से है और इस राइट के थ्रू क्या आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी बेच सकते हैं या फिर उस प्रॉपर्टी को खरीदने का अधिकार पर्टिकुलर किसी एक आदमी को होता है या फिर आपके कोई रिश्तेदार को होता है, आज की इस वीडियो पे जानेंगे। हाय गाइस, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल करें, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, स्टार्ट सबसे पहले यहां से होता है कि सपोज करिए कोई एक ऐसा आदमी है जिसकी 4 संतानें हैं। उस आदमी की डेथ हो जाती है विथआउट एग्जीक्यूटेड एनी विल, यानी कि बिना किसी वसीयत को किए हुए उस आदमी की डेथ हो जाती है या बिना किसी हिस्से बंटारे के उस आदमी की डेथ हो गई। उस आदमी की डेथ होने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी थी, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, दोनों केसों में वो प्रॉपर्टी अब उनके पुत्रों के नाम पर, उनके फर्स्ट क्लास के जो उत्तराधिकारी होते हैं, तो फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारियों में उनके बच्चे, उनकी पत्नी और उनकी पुत्रियों के नाम पर जाएगी वो प्रॉपर्टी। अब उस प्रॉपर्टी में से सपोज करिए कि 4 भाई हैं, एक बहन है और एक माँ है, जिसमें से बहन दूर कहीं रहती है, वो शादीशुदा है, या फिर एक भाई कहीं दूर रहता है। वो चाहता है कि मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को ना लेके ये प्रॉपर्टी बेच दूं, तो वो प्रॉपर्टी कौन खरीदेगा। इस प्रॉपर्टी को खरीदने का सबसे पहला अधिकार उसके 3 भाइयों या बहनों या माता को है, वो इस प्रॉपर्टी को खरीदेगी। ये अधिकार आता कहां से है? ये अधिकार आता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 22 से, या फिर आप कह सकते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 22 धारा 22 से, जिसपे ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा आदमी जो कि अगर कोई ऐसा सह खातेदार जो कि अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है, तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने का अधिकार सबसे पहले उसके सह खातेदारों को होगा। इसमें ये प्रोविजन है। अब ये मान लीजिए कि आप ऐसा कहेंगे कि अगर हमको अधिकार है उस प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ सह खातेदार को अधिकार है खरीदने का, तो उस प्रॉपर्टी को तो वो अपने अकॉर्डिंग कीमत लेंगे या फिर अपने अकॉर्डिंग ही उसे खरीदेंगे या कम मूल्य लगाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है। हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 22 के क्लॉज 2 में ये प्रोविजन भी दिया गया है कि अगर कोई सह खातेदार किसी प्रॉपर्टी को अपने सह खातेदार को बेचता है, तो वो उसका जो कंसिडरेशन है, जो उसका प्रतिफल है, वो आपस में तय करेंगे। उसकी जो बाजारू मूल्य है, उसकी जो उचित कीमत है, वो आपस में तय की जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर प्रतिफल या कंसिडरेशन उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, प्रॉपर्टी के रेट के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो ऐसे केस में आपको कोर्ट के द्वारा जो प्रतिफल या कंसिडरेशन तय किया जाएगा वो मान्य होगा और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी आपके सह खातेदार या फिर जो भी आदमी खरीदता है वो होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अब बात ये करते हैं कि मान लीजिए 2 से 3 से 4 सह खातेदार हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे पहला अधिकार किसे होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि मान लीजिए एक आदमी के 4 पुत्र हैं, उसमें से एक पुत्र अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, तो पहला अधिकार उन तीनों भाइयों को आएगा कि उस प्रॉपर्टी को परचेस कर ले, जो कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत आएगा। अब इसमें से बात यह है कि तीनों में से अगर खरीदना चाहता है कोई, तो कौन सबसे पहले खरीदेगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी परचेस करने का अधिकार उसे होगा जो ज्यादा कीमत देगा। जो ज्यादा कीमत देगा वही उन तीनों भाइयों में से उस प्रॉपर्टी को खरीदने का हकदार होगा। अब बात करते हैं कि क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस प्रॉपर्टी पर या किस संपत्ति पर लागू होता है। तो कोई भी ऐसी अचल संपत्ति हो, उस पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की सेक्शन 22 लागू होगी या इंप्लीमेंट होगी।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप माने कि आपकी एक एग्रीकल्चरल लैंड है, आपकी एक कृषि भूमि है, तो उस पर भी ये इम्प्लीमेंट होगा। एक केस आया हुआ था बाबूलाल वर्सेस संतोष का, शायद ये केस था, और एक और ऐसा केस था विनय वर्सेस संतोष का केस, जिस पर प्रॉपर्टी को परचेस करने का सबसे पहले अधिकार आपके भाइयों को या आपके सह खातेदारों को ही प्रोवाइड कराया गया। इस पे हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि बाबूलाल वर्सेस संतोष के केस में ये जजमेंट आया हुआ था कि अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड भी है तो उस पे भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 इंप्लीमेंट होगी विथ क्लॉज 2। तो ये एग्रीकल्चर लैंड या फिर कोई ऐसी रेसिडेंशियल लैंड जो अचल प्रॉपर्टी है उस पर ये इंप्लीमेंट होता है। इसके बाद अब बात करते हैं कि सपोज करिए आपके सह खातेदार खरीदने से मना करते हैं तो क्या करना होगा, या फिर अगर आप उन्हें बिना बताए प्रॉपर्टी बेच देते हैं तो क्या होगा। सपोज करिए कि आपके पिता ने बिना वसीयत के, आपके पिता की डेथ हो गई और उनके फर्स्ट क्लास के आप उत्तराधिकारी हैं और उस प्रॉपर्टी को अब आपको बेचना है, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी। 4 भाइयों के नाम पर प्रॉपर्टी आई, उस प्रॉपर्टी को एक भाई अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। तो सबसे पहले तो ये धारा के अकॉर्डिंग, ये अधिनियम के अकॉर्डिंग ये होता है कि आप अपने उन सह खातेदारों को इन्फॉर्म करें कि मुझे इस प्रॉपर्टी को बेचना है। अगर आप बिना इन्फॉर्म किए इस प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पार्टी को या किसी बाहर के आदमी को बेचते हैं तो आपके जो सह खातेदार हैं वो इस पे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं और बिल्कुल डेफिनेटली ले लेंगे, और इस पे केस भी कोर्ट में जो फैसला आएगा वो उनके ही पक्ष में आएगा कि सबसे पहले आपको इन्हें बेचना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी आपको इन्हें ही देना पड़ेगा। दूसरी बात, सपोज करिए कि आपके सह खातेदार या फिर आपके जो साथ के भाई हैं वो उस प्रॉपर्टी को परचेस करने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये प्रॉपर्टी परचेस नहीं करना है। तो ऐसे केस में आप किसी दूसरे आदमी को बाद में प्रॉपर्टी बेच सकते हैं जब वो अपनी एनओसी एक लिखित शपथ पत्र में या फिर एक अपने लिखित बयान में ये दे दें, एक एनओसी दे दें कि हम इस प्रॉपर्टी को परचेस नहीं करना चाहते हैं और इस आदमी को पूरी स्वतंत्रता है कि ये जिसे चाहे प्रॉपर्टी बेच सकता है। एक बार जब आपके सह खातेदारों में से ये एनओसी आपको मिल जाती है, आपके सह खातेदारों की एनओसी मिल जाती है, उनके बयान मिल जाते हैं, उनकी एफिडेविट में कथन मिल जाते हैं, स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं, तब आप उस प्रॉपर्टी को किसी भी आदमी को बेच सकते हैं। तो ये होता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 और विथ क्लॉज 2। तो दोस्तों अगर आपके केस में भी ऐसा है तो सबसे पहले अगर आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उसका प्रेफरेंशियल राइट जो होगा, उसका जो प्री एम्पशन राइट जो होगा, तो वो आपके सह खातेदारों को ही जाएगा, आपके भाइयों को जाएगा या आपकी बहनों को जाएगा। फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारियों में जो भी उसके सह खातेदार है वो उनको पहला प्रेफरेंशियल राइट जाता है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो में आपने जाना कि प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे पहला अधिकार किसे होता है। गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।